हेलो बच्चों, आज हम लोग आपके सामने एटॉमिक फिजिक्स का थर्ड लेक्चर लेकर के आ रहे हैं। पहले दो लेक्चर हमने पढ़े थे। पहले लेक्चर में हमने एटॉमिक फिजिक्स का इंट्रोडक्शन लिया। दूसरे लेक्चर में हमने कुछ बेसिक टर्म्स जो इन चैप्टर्स में हमको ज़रूरत पड़ने वाली है उनके बारे में बात की। आज हम लोग थर्ड लेक्चर के अंदर तीन बातों को अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। पहला, परमाणु को प्रदर्शित कैसे किया जाए, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम के बारे में बात करेंगे, उसको कैसे अभिव्यक्त करेंगे। सबसे पहले इसको समझेंगे तो थोड़ा फिर याद आ रहा है आपको जिस तरीके से आप लिखते हैं एटम को वो पढ़ने वाले। ओके, देन उसके बाद हम लोग जॉन डाल्टन का सिद्धांत, उसने एटम के बारे में क्या थ्योरी दी थी उसको पढ़ने वाले। पहली एटॉमिक थ्योरी, सिद्धांत की खास बात ये थी कि भाई तो एटम की खोज हो गई। और दूसरा, पहली बार लोगों ने एटम के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। बहुत बड़ी चीज है कि आप एक पूरी सोसाइटी को, पूरे वर्ल्ड को एक ऐसा टॉपिक दे रहे हो जिसके पीछे बहुत सारे रिसर्च करने वाले अपनी रिसर्च को शुरू कर रहे हैं, उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया है। जो एक नया फील्ड जनरेट किया था वो थे जॉन डाल्टन। ठीक है, जे थॉमसन, जिनका पूरा नाम था जोसेफ जॉन थॉमसन, वो अपना मॉडल लेकर के आए। मॉडल देखो, ये मॉडल था, ये थ्योरी थी, सिर्फ उनके स्टेटमेंट थी। उन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट दी, थ्योरी दी थी। ये जो दे रहे हैं मॉडल दे रहे हैं। मॉडल का मतलब होता है इस तरह का कुछ एटम होता है। उन्होंने एटम का एक फॉर्म बताया, एक रूप बताया, इस फॉर्म का एटम होता है, इस रूप का एटम होता है। और उनके जो मॉडल का नाम था ना, वो था प्लम पुडिंग मॉडल और तरबूज मॉडल, वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं इसको। ये भी फेल मॉडल था हालांकि, लेकिन इसके अंदर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई थी। खास बात ये थी, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई थी। और ये पहला एटॉमिक मॉडल था ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का पहला एटॉमिक मॉडल दिया गया था थॉमसन के द्वारा। ये पढ़ेंगे हम लोग। और सबसे लास्ट में जॉन थॉमसन के सिद्धांत में जो कमियां रह गई थी, तो उन कमियों को पढ़ेंगे। लिख दिया गया एक बार, फिर उसको वापस देखा जाएगा। इस सिद्धांत के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकी, तो ये स्पेक्ट्रम नहीं समझा पाए थे। तो अगर इस सिद्धांत को सही माने तो हम रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो था, अल्फा प्रकरण प्रयोग, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो भी नहीं समझा जा सकता। तो पढ़ेंगे हम। तो आज हमारे टॉपिक इस तरीके से रहेंगे। शुरू करते हैं आज हम परमाणु का प्रदर्शन। परमाणु को प्रदर्शित करना है तो हमारे पास इसका जो फॉर्म होता है वो होता है एक्स जेड। अब एक्स क्या है? एक्स होता है परमाणु का प्रतीक, सिंबल। देखा होगा आपने, हम लिखते हैं कार्बन 6 12, तो एक्स ये कार्बन है ना, है ना कार्बन। तो एक्स रिलेट हुआ है सी से, एक्स से रिलेट हुआ है सी से, तो यहाँ सिंबल लिखा जाएगा एटम का। जेड रिलेट हुआ है 6 से, तो जेड जो होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। परमाणु
क्रमांक लिखा जाएगा इससे, उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर होता है क्या है? सिंपल होती है प्रोटॉनों की संख्या, जो होते हैं नंबर्स ऑफ प्रोटॉन। मतलब प्रोटॉनों की संख्या है। कितने प्रोटॉन होते हैं हमको पता चल जाएगा, कहाँ पर? ये लिखेंगे प्रोटॉन, नीचे जो भी लिखा जाएगा प्रोटॉनों की संख्या होगी। कितने प्रोटॉन है यहाँ पर? कार्बन में कितने प्रोटॉन होते हैं? 6। प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? केंद्र में। केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है। तो नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? 6। किसके? कार्बन के। तो कार्बन के नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं, ये हमको यहाँ पर पता चल जाता है जेड से। आपने एक बात सुनी होगी, परमाणु उदासीन होता है। परमाणु उदासीन होता है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, जितना धनावेश उतना ऋणावेश। मतलब धन का प्रभाव ऋण खत्म कर देगा। मतलब जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। क्यों? तो देखो आवेश तो बराबर होता है, आवेश दोनों का बराबर होता है। हमने कहा इसका प्लस ये होता है, इसका माइनस ये बड़ा का। तो आवेश अगर बराबर है तो धनावेश ऋणावेश के बराबर कब हुआ? इनकी संख्या भी बराबर। तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है हमेशा। हर परमाणु के अंदर, किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन केंद्र पर मतलब नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जो कि बद्ध भी होते हैं और मुक्त भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि Z ही इलेक्ट्रॉनों की नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी हमको यहीं से मिल जाती है। और एक बात पता चल गई, कहीं पर भी किसी भी एटम के सिंबल के नीचे कुछ भी अंक लिखा गया है तो वो प्रोटॉनों की संख्या को और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को शो करता है। दोनों बराबर होते हैं हमेशा किसी परमाणु के अंदर, किसी आयन में नहीं। किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। चलो अब आती है ए के बारे में बात। ऊपर जो लिखा गया है उसके बारे में बात करें। ये क्या होता है? ए जो है उसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। ये मास नंबर कहा जाता है। इसको परमाणु भार भी बोलते हैं। एटॉमिक मास दोनों कहे जाते हैं। और ये जो होता है ना, होता है नाभिकीय कणों की कुल संख्या है। नाभिकीय कण है कितने? एक परमाणु के केंद्र में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ये नाभिकीय कण होते हैं। कितने प्रोटॉन हैं कितने न्यूट्रॉन हैं मिलाकर के इनका जो नंबर बनता है ना उसे बोलते हैं एक द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर, सॉरी मास नंबर बोलेंगे, एटॉमिक नंबर तो Z होता है। तो ये क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। मतलब इसको लिखता हूं मैं न्यूक्लियनों का योग।
न्यूक्लियनों का योग हो गया ये। नाभिक में नाभिक इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो न्यूक्लियनों का योग हो गया, इसलिए इसको न्यूक्लियनिक नंबर भी बोलते हैं, इसको न्यूक्लियनिक नंबर भी बोलते हैं, नाभिकीय नंबर, क्योंकि नाभिक इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चलती है इससे। अच्छा फॉर्मूला बने प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या को कैसे लिखा गया था, Z से, न्यूट्रॉनों का N से लिख देते हैं। तो एक्चुअली क्या होगा, ये जो होगा वो नाभिक के अंदर कितने न्यूट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, मिला करके उनके नंबर का जो मान मिला ना, मुझे संख्या मिली ना, उसको बोलते हैं। और यहाँ से हमारे पास न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। N मतलब होता है न्यूट्रॉनों की संख्या, वो कितनी आएगी, वही आपके पास N निकाला है, Z इधर जाएगा तो A माइनस जाएगा, दिख रहा है आपको यहाँ बोर्ड पे शो हो रहा है, कैमरे में देखा जाए, बिल्कुल शो हो रहा है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नीचे लिखे जाते हैं, जो भी लिखा होगा प्रोटॉनों की संख्या यही होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये होगी। और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे लिखी जाएगी, A में से Z जाएगा, A कहाँ होता है ऊपर, Z कहाँ होता है नीचे। अगर ऊपर वाले अंक में से नीचे वाले अंक को घटा दोगे तो आपको न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। 12 माइनस 6 कितने हो गए, 6 न्यूट्रॉन हो गए, न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी, ये हो गया। चलो एक छोटी सी बात और कर लीजिए, परमाणु उदासीन होता है तो हम नोट लिख लेते हैं, परमाणु का कुल आवेश, चार्ज ऑफ परमाणु या एटम, वो निकालना है मुझे। कैसे निकालूंगा, देखो चार्ज ऑफ एटम, कुल धनावेश, कुल ऋणावेश, या लिखें कुल प्रोटॉनों का आवेश, कुल इलेक्ट्रॉनों का आवेश, कुल न्यूट्रॉनों का आवेश। अब मान लेते हैं इसी एग्जाम्पल में प्रोटॉन कितने हैं भाई, 6, न्यूट्रॉन कितने हैं, अच्छा इलेक्ट्रॉन देखने को वो भी 6, ये दोनों Z होते हैं। और न्यूट्रॉन कितने होंगे, A माइनस Z, मतलब 12 माइनस 6, न्यूट्रॉन भी कितने हो गए 6, हो गया ना। अगर हम आपको ये बोले कि भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताओ, तो आप लिखोगे माइनस ई, प्रोटॉन का चार्ज पूछे आप बताओगे प्लस ई, और न्यूट्रॉन का चार्ज पूछे तो आप लिखोगे 0। देखते हैं हम लोग ये, तो वही देखो प्रोटॉन कितने हैं 6, एक प्रोटॉन का चार्ज कितना प्लस ई, तो 6 प्रोटॉन का चार्ज कितना हो गया 10 + 6 ई। चलिए आगे, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना माइनस ई, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है माइनस ई, कितने इलेक्ट्रॉन है 6, ये तो बराबर होते हैं ना दोनों, 6 और 6, 5 5 10 10 100 100 92 बराबर होंगे। और एक न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है, तो 6 का कितना हो जाएगा 6 × 0, कुल मिलाकर के ये प्लस का 6 ई तो माइनस का 6 ई, कुल मिलाकर के चार्ज जो एटम का होता है वो 0 होता है, किसी भी परमाणु का कुल आवेश 0 होता है, परमाणु उदासीन होता है। ये बात तो पता चल गई, परमाणु कैसा होगा उदासीन, कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल पार्टिकल है। एटम कोई चार्ज नहीं रखता, न धनावेश है उसके ऊपर, कुल मिलाकर के ना धनावेश भी है ऋणावेश भी है, लेकिन कुल देखें ना
तो इफेक्टिव जो उसका चार्ज होता है वो 0 होता है। धन है, ऋण है, जितना धन है उतना ऋण है, तो धन का इफेक्ट ऋण के इफेक्ट ने खत्म कर दिया, धन का प्रभाव ऋण के प्रभाव से खत्म हो गया। कुल मिलाकर के एटम के ऊपर नेट चार्ज कितना हुआ? 0। परमाणु के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। हम लोग ये हर बार सिद्ध कर सकते हैं, हर बार। क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -c, प्रोटॉन का चार्ज -c, चार्ज तो बराबर हो गए। 5 धन 5 ऋण, हर धन का चार्ज ऋण के चार्ज के बराबर, तो टोटल धन और टोटल ऋण भी तो बराबर होगा ना। तो दोनों को जोड़ोगे, ये धन और ऋण जब जुड़ेगा तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, कटेंगे, कैंसिल हो गए, कट गए ये। अब जब कटने के बाद 0 हो गए, 0 में जुड़ गए, आप 0 ही बनेंगे। तो परमाणु का चार्ज जो होता है वो 0 होता है। नोट अगला जो है वो देखें, नाभिक का आवेश, नाभिक का आवेश, हमको चार्ज चाहिए न्यूक्लियस का, कैसे निकालेंगे? देखो नाभिक में कौन होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, 2 पार्टिकल है, तीसरा कुछ है ही नहीं यहाँ पर। एक तो होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, 2 चीजें होती है। नाभिक 2 चीजों से बनता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, हमको पता है। अच्छा, न्यूट्रॉन आवेश के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं देते, उसका चार्ज 0 होता है ना, उसका चार्ज 0 है, कितने भी हों, कुल मिलाकर के उसका चार्ज के फील्ड में कोई योगदान नहीं है। द्रव्यमान के फील्ड में है, लेकिन जो न्यूट्रॉन होते हैं वो आवेश के फील्ड में कोई योगदान नहीं देते, बिल्कुल 0 चार्ज हो गया। कितने भी क्यों ना हो, मिलकर के 0 ही बनाएंगे। जब 0 गुणा होगा ना उनके नंबर से, तो कितना बनेगा? 0 ही तो बनेगा। न्यूट्रॉन को भूल जाओ, आवेश के क्षेत्र में वो कोई योगदान आपका नहीं करने वाले हैं। चले, बचा कौन? प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? +e। कितना होता है? एक प्रोटॉन का चार्ज, हमारा एक प्रोटॉन ही होता है, तो हम क्या लिखते हैं? एक ही। 2 होते तो क्या लिखते? 2e। 3 होते कितने लिखते? 3। और प्रोटॉन होते कितने? प्रोटॉनों की संख्या को हम लिखते आए हैं z से। कैसे लिखते हैं? z से। तो z ही लिख दो, अपने अपने z लिख दिए जाएंगे हर बार। जिस एटम की बात करो उसका z लिखो, नाभिक आवेश मिल जाएगा। क्या बात है पता चली। यहाँ का कंक्लूजन जो है वो क्या है भाई? ये है प्रोटॉनों की संख्या, ये है प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये है A, तो मैंने z से लिखा, ये A है, और A में से z जाएगा, A में से z जाएगा तो बन जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। A में से जब मतलब ऊपर वाली संख्या में से नीचे संख्या घटा देना, न्यूट्रॉन चाहिए तो A माइनस z करो, मतलब 12 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा? 6। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है, नीचे देखना है, ये जो लिखा होगा ये प्रोटॉन होंगे, यही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ऊपर वाले में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर दोगे, घटा दोगे, तो आपको मिल जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन मिल गए? तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज हमने कहा परमाणु कैसा भी हो उदासीन ही होगा, कुल चार्ज कितना होगा? 0। बार बार निकालने के देखने की जरूरत नहीं, हर बार 0 ही होगा। लास्ट बात अपने 5वीं बात जो की है वो की है, नाभिक पर आवेश कितना होता है? प्लस का z। कैसे? देखो नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन आवेश के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं करते क्योंकि उसका आवेश 0 होता है। खत्म बात। बचे प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का चार्ज कितना? प्लस का ही। 2 होते तो 2 ही, 3 होते तो 3 ही, 5 होते तो 5 ही, 20 होते 20 ही। होते कितने प्रोटॉन? किसी भी नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? प्रोटॉन की संख्या को लिखते हैं z से, तो जितनी भी संख्या लिख दो यहाँ पर, अपने अपने z लगा दिए जाएंगे। जैसे सिंपल सी बात करें, जैसे यहाँ पर अच्छा बताओ, ये तो कार्बन 6-12 की बात है। अगर आपको ये कहा जाए कि यूरेनियम
92 235 ऐसा लिखा हुआ है। कुछ नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, प्रोटॉनों की संख्या बताओ, न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ, परमाणु पे कुल कितना चार्ज है ये बताओ, और नाभिक पे कितना चार्ज है ये। तो 5 चीजें पूछे आपसे, 5 चीजें निकालो। कैसे निकालो? हमने अभी भी यहाँ पढ़ा था। नीचे लिखा होगा Z होगा, और Z का मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो उदासीन होता है परमाणु। जितना धन उतना ऋण, जितने धनावेश उतने ऋणावेश, जितने प्रोटॉनों की संख्या उतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या। Z से मिल गया। A कितना है यहाँ पर? 235। ठीक है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलती है? A माइनस Z से ना, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा, A माइनस Z करो वही 235 माइनस 92 143 143 यहाँ पर न्यूट्रॉन होंगे। ये 0 होते हैं। बार बार निकाल के देख लो। यहाँ पर 6 आया था, यहाँ पे बराणु E माइनस बराणु E कट जाएंगे फिर भी, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। प्लस का ZE, प्लस का ZE, प्लस का Z कितना 92 1.6 माइनस का 19 कूलम, ये गुणा हो जाएगा 16 2 32 16 9 144 146 एक के बाद पॉइंट आ जाएगा इनटू 10 माइनस का 19 कूलम, इसकी वैल्यू क्या है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हमने किया और परमाणु को प्रदर्शित करने का तरीका समझिए। 5 बातें हमने की है। क्या? प्रोटॉनों की संख्या नीचे लिखी होती है, परमाणु उदासीन होता है इसलिए जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, बराबर होंगे। ऊपर वाली जो संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होती है। सिंपल। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? Z उधर भेजो, A माइनस Z, मतलब ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को घटा दो। तो जब A में Z घटेगा तो आपको न्यूट्रॉनों की संख्या मिल गई। परमाणु उदासीन होता है, कोई चार्ज नहीं, 0। नाभिक पर चार्ज होता है, परमाणु तो उदासीन होगा, नाभिक पर चार्ज होगा। प्लस का ZE कैसे हुआ? समझ में आया? एक प्रोटॉन होता है तो प्लस E लिखते हैं। प्रोटॉन होते हैं कितने किसी परमाणु के अंदर? Z होते हैं, ZE हो गए। Z की वैल्यू यहाँ लिखो, परमाणु E की वैल्यू पता है, सॉल्व कर दिया, इतनी वैल्यू आ गई। खुद अपना सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया? इसको पॉज करके और नोट करो। एक एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। अभी हमने पढ़ा क्या, पहले वो देखते हैं एक बार। हमने पढ़ा एटम को रिप्रेजेंट करने का, प्रदर्शित करने का तरीका होता है X Z A। ऐसे प्रदर्शित करते हैं हम लोग इसको। जैसे X की जगह क्या आ गया? H हाइड्रोजन आ गया, या हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। X की जगह इसका सिंबल आएगा एटम का कोई भी। Z होता है परमाणु क्रमांक, तो नीचे लिखा जाता है ये परमाणु क्रमांक। और ये क्या शो करते हैं? Z शो करता है प्रोटॉनों की संख्या को और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। क्यों? क्योंकि परमाणु उदासीन होते हैं। क्यों? क्योंकि परमाणु उदासीन होते हैं। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, दोनों को लिखा जाता है नीचे। यही प्रोटॉन है और यही इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रोटॉनों की संख्या बताओ, तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, 8 और 7। यहाँ पर भी आप सेम, उतने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे।
नीचे जो लिखा जाएगा वो प्रोटॉनों की संख्या। कुल मिला के आपको जेड पूछा गया था यहाँ पर, जेड बताओ। प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या पूछी तो आप क्या बताओगे? अच्छा, न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी गई है, मैंने आपको बता रखा है कि ए में से जेड को घटाओ, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाओ। ये क्या है? ऊपर वाला नंबर है, अपर नंबर है, इसमें से घटा दो आप किसको? लोअर नंबर। ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर घटाओ, मतलब एक में से एक घटाओ। जब आप एक में से एक घटाओगे 0 आएगा, तो 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा, 12 में से 6 घटाओगे 6 आएगा, 16 में से 8 घटाओगे 8 आएगा, और 35 में से जब आप 17 घटाओगे तो 18 आएगा। क्या पता चला? ये पता चला कि न्यूट्रॉन कम हो सकते हैं प्रोटॉनों से, न्यूट्रॉन कम हो सकते हैं प्रोटॉनों से। सही है। न्यूट्रॉन बराबर हो सकते हैं प्रोटॉनों से। सही, बराबर हो सकते हैं। न्यूट्रॉन ज्यादा हो सकते हैं प्रोटॉनों से। ये भी सही, न्यूट्रॉन प्रोटॉन ज्यादा भी हो सकते हैं। वेरी करता है इनका नंबर, कभी कम कभी ज्यादा। और न्यूट्रॉन 0 हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं। न्यूट्रॉन 0 भी हो सकते हैं। न्यूट्रॉन will become 0 only in hydrogen atom. न्यूट्रॉन चाहे तो 0 हो सकते हैं, चाहे तो प्रोटॉनों से छोटे हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, या उनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं। न्यूट्रॉन का नंबर बदलता रहता है एटम के अनुसार। चल, ये बात भी बता, ये तो हमेशा ही 0 होता है, तो इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं। परमाणु उदासीन होता है, क्यों? रीजन पता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर। तो ये बराबर, तो परमाणु उदासीन होना ही है, बराबर होते हैं, इसलिए 0 होते हैं। चलो, नाभिक आवेश पूछा। नाभिक आवेश जो होता है ना, आपको पता है प्लस का Z E होता है। अपना अपना Z लिखो, E पता है, खत्म हो गई बात। तो यहाँ बात करेंगे तो प्लस Z बोले आप कितना है? Z आपका है 1, प्लस का 2E, प्लस का 6E, प्लस का 8E, प्लस का 17। की वैल्यू निकाल सकते हो, चाहे 1 है, 1.6 माइनस का 19 गुना E, समझ रहे ना? प्लस का 2, 1.6 माइनस का 19 गुना, प्लस का 6 इंटू 1.6 10 के बाद माइनस का 19 गुना, प्लस का 8 1.6 10 के बाद माइनस का 19 गुना, प्लस का 17 1.6 10 के बाद माइनस का 19 गुना। अब इसको गुणा कर लेना, गुणा में आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना? सब पॉजिटिव आएंगे। उतारिए अच्छे तरीके से, पॉज करके उतारिए। इन रिजल्ट से हम लोग ये छोटे टॉपिक्स को अच्छी तरह कर सकते हैं। देखिए, उतारिए अच्छे तरीके से, पॉज करके लिख लिया आपने। तो अब शुरू करते हैं। जॉन डाल्टन का परमाणु कथन, ये सिद्धांत था, कथन था, उनका स्टेटमेंट था, कोई मॉडल नहीं था। वो सबसे पहले कोई बात शुरू कर रहे हैं एटम के बारे में, बस इतना ही था इनका। तो मॉडल नहीं दिया गया, ये मॉडल नहीं था, ये मॉडल नहीं था।
कोई मॉडल नहीं है ये, जिससे स्टेटमेंट है, परमाणु के बारे में कुछ दी गई जानकारी है, बेसिक बात वो कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, इनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है। ये बात है 1803 1804। ये यूके या ब्रिटिश साइंटिस्ट थे और एटम की खोज करने वाले साइंटिस्ट थे, एटम की खोज की, एटम की खोज की। डाल्टन ने की थी। कोई ऐसा पूछे ना खोज किसने की, डाल्टन ने। तो एटम के बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक या आपको कुछ भारतीय वैज्ञानिक पूछे, तो आप बोलना महर्षि कणाद। आरबीएससी ने ये बात बुक में डाली है, तो डाली है तो हम इसको लिख सकते हैं। इंडियन साइंटिस्ट कौन थे? कणाद। ये बिफोर क्राइस्ट बताने वाले साइंटिस्ट थे। अच्छा देखना क्या कहते हैं जॉन डाल्टन, कहते हैं परमाणु किसी पदार्थ का चार बातें बताएंगे। सबसे छोटा, स्थायी, अविभाजित और उदासीन भाग होता है। सबसे छोटा पार्ट है, कोई पदार्थ इससे ही बनेगा, कोई भी पदार्थ हो उसका सबसे छोटा पार्ट है। छोटा पार्ट का मतलब ये हो गया इससे ही बनेगा सब, वो पदार्थ इसी से बनेगा। उस पदार्थ का सबसे छोटा भाग जो स्थायी है, पदार्थ स्थायी है क्योंकि एटम स्थायी है, उसको सब डिवाइड डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते हम लोग, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। और लास्ट में वो ये आप बात कर रहे हैं उदासीन होता है, बस जितना धन है उतना ऋण है। तभी पार्टिकल ये वस्तु उदासीन, पार्टिकल उदासीन है और परमाणु उदासीन है, तभी वस्तु उदासीन है। परमाणु का कुल चार्ज 0 होता है, हम पढ़ चुके हैं चीज, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। सबसे छोटा है इसलिए तोड़ा नहीं जा सकता। स्थायी है, उदासीन है, जितना धन है उतना ऋण है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है इनके पास इस बात का। लेकिन जब ये बात कही गई थी तो टाइम देखें आप, 1803-4 की बात थी। न साइंटिस्टों की कोई बात सुनता था, उनके पास लेबोरेटरियाँ थी, न इंस्ट्रूमेंट थे। वो सबसे पहले कोई एटम के बारे में आपके बारे में बता रहा है, आपको बता रहा है, तो आप मान भी नहीं सकते थे उस चीज़ को, अविश्वास भी नहीं करते थे उस चीज़ को। तब इतनी बातें कह देना जो आज भी कुछ हद तक सही, बड़ी बात होती है। तो पहला स्टेटमेंट अपने आप में 4 पॉइंट लेकर के बैठा हुआ है। परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा भाग होता है, स्थायी होता है, अविभाजित भाग होता है और उदासीन भाग होता है। 4 बातें पहले स्टेटमेंट। दूसरा वो कह रहे हैं कि एक ही तत्व के सभी परमाणु, जैसे हाइड्रोजन तत्व है, उसके सभी परमाणु जो होंगे ना, इनके भौतिक रासायनिक गुण, मतलब इसके भौतिक गुण से मिलेंगे, इससे भी मिलेंगे, इससे भी मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। इनके रासायनिक गुण और जो कलर, जो साइज इसकी है वही सबकी हो। जैसे ऑक्सीजन तत्व है, लिखते हैं नाइट्रोजन तत्व, उसके परमाणु हैं तो सबके साइज, सबके भौतिक रासायनिक गुण एक जैसे होंगे। एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के भौतिक रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं,
इनके भौतिक रासायनिक एक जैसे होंगे, इनके एक जैसे होंगे, लेकिन अलग अलग तत्वों के जो परमाणु हैं, मतलब ये और ये, इनके भौतिक रासायनिक गुण बराबर नहीं होते, इनके आपस में बराबर नहीं होते। क्या समझे आप? वो कह रहे हैं अगर कार्बन के सारे तत्व हैं, कार्बन तत्व के साथ परमाणु है, तो वो उस तत्व के सारे परमाणु एक जैसे भौतिक रासायनिक गुण रखेंगे। बस कार्बन, ये कार्बन आइडेंटिकल होते हैं, सब एक जैसे भौतिक रासायनिक गुण वाले, कलर सबका एक, गंध सबकी एक, उनकी त्रिज्याएं सबकी एक जैसी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टियां भी एक जैसी, सब कुछ एक जैसा होता है। लेकिन अलग अलग तत्वों के जो गुण होंगे भौतिक रासायनिक गुण अलग अलग होंगे। वही बात है। उन्होंने एक बात और की, तीसरी बात, कि सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर के बने हुए हैं। सभी तत्व किससे बनते हैं? हाइड्रोजन से बनते हैं। तो एक अनुमान दे रहे हैं, जैसे वो एक बात ये कह रहे हैं कि कार्बन जो होता है वो 12 हाइड्रोजन से बनता है, ऑक्सीजन 16 हाइड्रोजन से बनता है। वो कह रहे हैं कि क्लोरीन जो है वो 35 हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने हैं। तो सभी तत्व किससे बनते हैं? हाइड्रोजन परमाणु से बने होते हैं। वो एक अनुमान दे रहे हैं। वो अनुमान एक रफ रीडिंग उस समय दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई सबसे जो भारी तत्व है प्रकृति का, जो होगा कभी मिलेगा, उसका द्रव्यमान जो होगा वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान का लगभग 250 गुना होगा, और उसका जो आवेश होगा, उसकी त्रिज्या जो होगी वो हाइड्रोजन की त्रिज्या की लगभग 10 गुनी होगी। ये आज भी बातें कुछ हद तक सही, पूरी तरीके से ही नहीं, कुछ हद तक सही है। इन बातों को वापस थोड़ा देखा जाए। क्या परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा भाग है? देखो, परमाणु किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से। तो परमाणु खुद किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों से। तो क्या परमाणु सबसे छोटा भाग हुआ किसी पदार्थ का? नहीं, उससे भी छोटे पार्ट हैं उसके। मकान बनता है ईंटों से, पत्थरों से, तो पत्थर छोटे भाग हुए ना, ईंटें छोटी भाग हुई सबसे। ईंटें बनती है छोटे डस्ट के पार्टिकल से, तो डस्ट के पार्टिकल छोटे हुए ना, ईंट तो बड़ी होगी। एक्चुअली एटम जो है ना वो फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर के बनता है। तो ये बात पूरी तरीके से अभी भी सही है, लेकिन उस समय उस चीज़ को बहुत बड़ा माना गया था। एटम बहुत बड़ी खोज हुई थी। उसके बाद में एक ही तत्व के सभी परमाणु के भौतिक रासायनिक जैसे होते हैं। इसको भी थोड़ा देखा जाए। आपने देखा हाइड्रोजन तत्व के 2 समस्थानिक होते हैं, 3 होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटियम, ट्रिटियम। तत्व तो हाइड्रोजन ही है ना, इनके सबके भौतिक रासायनिक अलग अलग होते हैं, आपको पता है। वो कह रहे हैं हाइड्रोजन तत्व के सभी परमाणुओं के, ये सभी परमाणु जो हाइड्रोजन के हैं, इनके भौतिक रासायनिक एक जैसे होने चाहिए, लेकिन नहीं होते हैं इनके। इन सभी तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण अलग अलग हैं। तत्व तो एक ही है, लेकिन भौतिक रासायनिक अलग अलग है। ये बात भी पूरी तरीके से सही नहीं, और ये बात भी कुछ हद तक सही है, ये पूरी तरीके से सही नहीं। समझ में आप? ये मॉडल था, जो मॉडल नहीं था, ये एक ऐसा सिद्धांत था जो परमाणु के बारे में कुछ बातें आपको बताने जा रहा था। 1980 के अंदर में एक क्वांटम फिजिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए थे, रिचर्ड फेमिन, रिचर्ड फिलिप्स फेमिन। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं क्वांटम फिजिक्स के। ये कहते हैं कि डाल्टन ने परमाणु की बहुत बड़ी खोज की थी, शुरुआत कर दी थी, लोगों को सोचने पर विवश कर दिया
कि परमाणु बनता है तो वस्तुएं बनती है। पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि परमाणु से मिलकर बनी हुई है। परमाणु के बारे में सोचने की शुरुआत हो चुकी थी, एक सोच पैदा कर दी थी डाल्टन ने। आज के अभी कुछ टाइम पहले के जो साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट बने थे, फेमिन जो है, रिचर्ड फेमिन, क्वांटम फिजिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, और वो अपनी बात कुछ इस तरीके से कहते हैं एटम के बारे में कि एटम डाल्टन की बहुत बड़ी खोज थी, बहुत बड़ी खोज थी। अगर सृष्टि खत्म हो रही हो, एक वो जानकारी जो मैं आगे पास करना चाहूँगा, एकमात्र वो जानकारी जो मैं पास करना चाहूँगा वो होगी एटम की जानकारी, ताकि वापस एटम की अगर शुरुआत होगी ना तो फिर वापस लोग आगे तक पहुँचेंगे। एटम बहुत बड़ी खोज थी, छोटी मोटी खोज नहीं थी, बहुत बड़ी खोज थी। इस बात को सुनकर के आपको लगा होगा कि डाल्टन ने जो बात कही उसके मायने क्या होते हैं, कितनी बड़ी खोज थी। शुरुआत करना बहुत बड़ी बात होती है, और तब जब टाइम इतना पुराना हो, जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नहीं हो, सुविधाएं नहीं। तो आज हमने जो पढ़ा सबसे पहले जॉन डाल्टन का एटॉमिक जो प्रिंसिपल है, उनकी थ्योरी है, वो पढ़ी हमने। हम इसको नोट कर सकते हैं, जल्दी से नोट करें, पॉज करें। हाँ, नोट कर लिया आपने, तो हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। हम पढ़ने वाले हैं जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़ने वाले, जे थॉमसन, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। मॉडल का नाम दिया था इन्होंने, फेमस नाम है, जोसेफ जॉन थॉमसन। जॉर्ज लिखे आप, जोसेफ जॉन थॉमसन का पूरा नाम था जे थॉमसन। सर इनकी उपाधि बताइए आपको। ये अपने मॉडल का नाम देते हैं प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल। क्या कह रहे हैं? तो पहला स्टेटमेंट देते हैं, एक मॉडल दे रहे हैं साथ साथ, स्टेटमेंट के साथ में मॉडल भी। वो कह रहे हैं कि परमाणु जो होता है ना, उसकी त्रिज्या 10⁻⁻10, परमाणु की त्रिज्या जो बताया उन्होंने 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक गोला है। गोला हमने समझ लिया फुटबॉल की तरह, फुटबॉल तो खोखली होती है अंदर से, आप माने तरबूज की तरह, तो जो अंदर से भरा हुआ होता है। वो कह रहे हैं परमाणु 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित गोला है, ये पूरा धनावेश है। हमने तरबूज को देखा ना, तरबूज के जिस भाग को अपन खा सकते हैं, जिसके अंदर वाटरमेलन का पूरा पानी होता है, जिसको हम रब कर सकते हैं, ये परमाणु का लाल वाला जो भाग दिख रहा है आपको, तरबूज का लाल वाला भाग, ये धनावेशित भाग है। वो कह रहे हैं परमाणु के अंदर पूरा धनावेश सब जगह फैला हुआ है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है। वो कह रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो बीच बीच में से बिखरे हुए हैं, और ऐसे बिखरे हुए हैं जिस तरबूज में बीज बिखरे हुए होते हैं। क्या लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं परमाणु 10⁻⁻10 मीटर, इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, आपको पता होगा। ऐसे लिखते हैं, एक बबल लगाते हैं। त्रिज्या का एक धनावेशित गोला होता है, धनावेशित गोला होता है, तथा इसमें ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन,
इसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस प्रकार वितरित होते हैं, वितरित या बिखरे हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, जैसे तरबूज में बीज, लड्डू में इलायची के दाने, या खीर में चावल, है ना? वो ऐसी बात हो, ये मॉडल दिया उन्होंने, एटम ऐसा होता है। मॉडल पहला मॉडल था ये इंडियन ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पहला मॉडल है, ये पहला मॉडल। दूसरी बात वो कहते हैं कि परमाणु उदासीन होता है, उदासीन होता है, इसका मतलब जितना धन उतना रहे। उदासीन का मतलब समझ गए? जितना धन, धनावेश, उतना ही ऋणावेश। उदासीन का मतलब तो यही हो सकता है। ये उदासीन वाला भाग इन्होंने भी बताया, डॉल्टन ने भी बताया, रदरफोर्ड ने भी बताया और बोर ने भी बताया। चलिए थर्ड पार्ट वो कहते हैं परमाणु उदासीन होता है, जितना धन है उतना धन, बस सुन लो समझ लो। पहला मॉडल था ये, इसको सुनना है, समझना है, आगे बढ़ जाना है, उसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं करना, चलेंगे आगे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि परमाणु में सभी जगह आवेश एवं द्रव्यमान का घनत्व एक समान रहता है, एक समान रहता है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई आप एक छोटा सा बॉल यहाँ से निकालो, सेंटर से, आप छोटा सा बॉल बीच से निकालो, छोटा सा बॉल एंडिंग पॉइंट से निकालो, सेंटर से, मिड पॉइंट से, एक सेंटर पॉइंट से यहाँ से आपने एक छोटा सा भाग निकाला, एक मिड पॉइंट से निकाला, एक आउटर थोड़ा कॉर्नर से इस तरफ से निकाला। तीनों बॉल्स जो थी, तीनों का मास इक्वल होगा, तीनों में चार्ज इक्वल होगा। वो कह रहे हैं सब जगह मास और चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। यूँ नहीं है कि अंदर ज़्यादा है, सेंटर पे ज़्यादा है, वहाँ पर कम है, या वहाँ ज़्यादा है, सेंटर पे कम, ऐसा कुछ नहीं कहा है। वो कह सब जगह चार्ज और मास इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। चार्ज और मास के अंदर कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं है, बंटवारा में कोई भेदभाव नहीं किया गया। एटम ने सब जगह समान रूप से मास और चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। कोई बात करें, मॉडल फेल था, दो कमियां उनकी लिख लेते हैं। इसके सिद्धांत की जो कमियां थी, इस सिद्धांत के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकी। दूसरी थी, इस सिद्धांत के द्वारा रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग नहीं समझाया जा सका, नहीं समझा सकते इसको। समझ लें एक बार इसको। देखो जब अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ेंगे हम हाइड्रोजन रदरफोर्ड का नेक्स्ट टर्म पर, नेक्स्ट लेक्चर में,
तब हमको ये चीज़ समझ में आई, जिसमें इसको नहीं चेक कर सकते थे। और स्पेक्ट्रम उस जमाने की चीज़ ही नहीं थी। स्पेक्ट्रम बोर्ड ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, समझाया था, रदरफोर्ड भी नहीं समझा पाए थे। तो ये ड्रॉबैक उनका भी था, इनका भी है, बोर इसको क्लियर करेंगे। तो ये था थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, जो इस तरीके से किया गया था। परमाणु के अंदर एटम इलेक्ट्रॉन की खोज की थी उन्होंने, इलेक्ट्रॉन की खोज की और फर्स्ट एटॉमिक मॉडल बस इतना ही ध्यान देखिए आप नोट कर लें। अब हम लोग रदरफोर्ड के बारे में, उसके मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये दो फेलियर मॉडल जो थे हमने पढ़ लिए।